पीआरपी किस कंडीशन में की जाती है? खाने और लगाने की दवाइयाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं। Yes. उनको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बाल गिरना तो एक हफ्ते में बाल गिर जाएगा, लेकिन उसी बाल को रीग्रो करने में महीनों लगते हैं। पीआरपी से पहले कुछ मैंडेटरी ब्लड टेस्ट होते हैं जो जरूर करवाने चाहिए कि 8-8 10-10 सेशंस ऑफ पीआरपी करा के लोग मेरे पास आए हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि पीआरपी एक इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीआरपी इज नॉट अ मोनोथेरेपी। ये सोल ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको अब आपने किया तो इसका मतलब है कि अब हेयर फॉल रुक जाएगा। इसके मिनिमम कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? इसके सेशन भी फिक्स नहीं होते। आमतौर पे अगर ऑन एन एवरेज बताऊं तो अराउंड 4 to 6 सेशंस एक महीने के वक्फे से कर रहे होते हैं। पीआरपी करवाने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर भी हमें इख्तियार करनी चाहिए? थोड़ा स्वेटिंग को तो अवॉइड कर लें ताकि उस जगह पे, क्योंकि मल्टीपल प्रिक्स हैं, वहाँ से ब्लड भी थोड़ा सीप आउट हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको इचिंग ना हो, आप वहाँ पे स्क्रैच ना करें, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और 12 आवर्स के बाद शैम्पू कर लें प्रॉपर, ताकि जो ब्लड वहाँ पे ड्राई हुआ था वो आप वॉश ऑफ कर लें। अच्छा, पीआरपी किस कंडीशन में की जाती है? हेयर पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ब्लड लेके उसमें उसको बना के कर रहे होते हैं। किस कंडीशन में की जाती है? तो एक तो ये कि ये किसी भी जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वजह, किसी भी वजह में फौरी हल नहीं है कि आप सबसे पहले ही पीआरपी कर दें। पहले आपने वजह जाननी है, आपने उस वजह को जाना, आपने अगर कोई डेफिशिएंसीज थी उसको कवर कर दिया, अगर कोई अंडरलाइन डिजीजेस थी आपने उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। और फिर हम साथ साथ चाह रहे हैं कि हम ग्रोथ को स्टिमुलेट करें, क्योंकि देखिए खाने और लगाने की दवाइयाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं। Yes. उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर 6-8 महीने का प्रोसेस है और उतनी देर तक वो पेशेंट, कोई भी, हम नहीं चाह रहे कि हम 6-8 महीने तक इस स्ट्रेस को साथ लेके चलें, क्योंकि बाल गिरना तो एक हफ्ते में बाल गिर जाएगा, लेकिन उसी बाल को रीग्रो करने में महीनों लगते हैं। तो फिर हम उसको एक्सपेडाइट करने के लिए साथ में पीआरपी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन पीआरपी से पहले कुछ मैंडेटरी ब्लड टेस्ट होते हैं जो जरूर करवाने चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर आप उसको स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इतनी कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि डर्मेटोलॉजी की फील्ड में ना क्वैकरी भी बहुत कॉमन हो गई है। ऐसे बहुत सारे लेजर सेटअप्स हैं जहाँ पे कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, एस्थेटिक फिजिशियंस के नाम पे, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्हें ये हेयर फॉल की ये सारी जो कॉजेज हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं है, मे बी सुन लिया हो कहीं से, किसी यूट्यूब वीडियो से या किसी बुक से खुद पढ़ लिया हो, लेकिन उस तरह से एक थॉरो, जिसको कहते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग से वो नहीं गुजरे होते, वो गाइडलाइंस उन्हें नहीं पता होती, तो उस प्रोसेस को क्योंकि एक शॉर्टकट के जरिए उसको वो प्रैक्टिस में आ गए होते हैं, तो वो इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा दफ़ा हो चुका है कि 8-8 10-10 सेशंस ऑफ पीआरपी करा के लोग मेरे पास आए हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि पीआरपी एक इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुए हुए होते। और जब करवाएं तो बिलीव मी, विटामिन डी 4-5 पे है, या आयरन डेफिशिएंसीज हैं उनको, बहुत, या पता चलता है कि अच्छा इनको तो थायराइड था, इंसिडेंटल फाइंडिंग, क्योंकि थायराइड की अपनी कोई दर्द पेन नहीं हो रही होती। बहुत सारे थायराइड के केसेस डर्मेटोलॉजिस्ट की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डायग्नोज हो रहे होते हैं, ये और भी कोई और कंडीशंस हैं। तो पीआरपी से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवा लें। एक तो ज़ाहिर हम हेयर फॉल के लिए कर रहे हैं, तो हेयर फॉल की वजह जानने के लिए भी हमने पहले कुछ ब्लड टेस्ट करने हैं, प्लस ये कि ब्लड की अपना प्लेटलेट काउंट कैसा है, वो इस काबिल है भी कि वो ग्रोथ एक्टिवेट कर सकता है या नहीं। राइट, ये सारी चीजें पता होंगी तो फिर ही हम पीआरपी की तरफ जा सकते हैं। आइडियली ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, वैसे मोस्टली केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि बेचारा पेशेंट जो है वो 2-3 विजिट्स करके आता है, उसके बाद पता चलता है जी वो पीआरपी सेशंस करवाने शुरू कर दी हैं। आपके पास जैसे आपने भी पहले बताया कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आते हैं, वो कहते हैं कि पीआरपी तो इनइफेक्टिव है। तो फिर मैं जब उनसे पूछती हूँ तो उन्होंने कोई ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए होते। अगर देखिए ब्लड में डेफिशिएंसीज चल रही थी कुछ चीज़ों की, या कोई अब बीमारी चल रही है, तो आप उसी ब्लड को यहाँ से निकाल के यहाँ इंजेक्ट करके आप क्या मकसद उसमें फिर हासिल होगा, है ना। अब उस डेफिशिएंसी को कवर कर लें, साथ साथ फिर पीआरपी शुरू कर दें। कोई बीमारी साथ में चल रही है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, फिर साथ में पीआरपी शुरू कर दें ना। अकेला देखिए पीआरपी इज नॉट अ मोनोथेरेपी। ये सोल ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको अब आपने किया तो इसका मतलब है कि अब हेयर फॉल रुक जाएगा। अच्छा, जिनकी वाकई ही नीड होती है उनके लिए आप पीआरपी का ट्रीटमेंट उन पे कर सकती हैं, तो इसके मिनिमम कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? अच्छा, एक तो ये पीआरपी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान है। जब रिक्वायर्ड है तो मैं ज़रूर करती हूँ, पेशेंट को गाइड करती हूँ, अगर वो इसको अफोर्ड कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कोई प्रोसीजर हम करते हैं तो उसमें उसकी यूजेबल्स की भी अपनी कॉस्ट शामिल होती है। तो इसके सेशन भी फिक्स नहीं होते। आमतौर पे अगर ऑन एन एवरेज बताऊं तो अराउंड 4 to 6 सेशंस एक महीने के वक्फे से कर रहे होते हैं। फिर अगर उसकी रीजन अंडरलाइन थी टीलोजेन इफ्लूवियम, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो फिर हमें कोई रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म नहीं करना, फिर इतने अरसे के अंदर बाल वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर वो आयरन डेफिशिएंसी थी तो हमने ठीक कर ली, अगर थायराइड प्रॉब्लम था उसकी बीमारी का इलाज शुरू कर दिया, डेंगू होके हटा था या कोविड होके हटा था या कोई क्रैश डाइटिंग करके, तो ये टीलोजेन इफ्लूवियम की कॉजेज थे इस तरह की ना,
या प्रेगनेंसी के बाद, तो उतनी देर में हमने उसको भी एड्रेस कर लिया, वो सारी की सारी डिफिशिएंसीज कवर कर ली हैं, तो फिर इसको बार बार नहीं कराना पड़ता। लेकिन जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसको विरासती बाल झड़ कहते हैं, उसमें फिर क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो ऑनगोइंग है, उसका कोई फुल स्टॉप नहीं हो सकता कि अच्छा इतना ट्रीटमेंट हो गया बट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं, उसकी मेंटेनेंस थेरेपीज चलती रहती हैं। तो उन केसेस में पीआरपी भी फिर चलता रहता है। राइट। अच्छा, ऑन एवरेज अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो वो कितनी हमें पड़ सकती है? अच्छा, ये इस पे डिपेंड करता है कि पीआरपी बनाई कैसे जा रही है। अगर हम पीआरपी सिंपल ब्लड निकाल के एक आम सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए बना लेंगे तो हो सकता है आपको डॉक्टर सिर्फ 6 से 8 हज़ार चार्ज कर ले। लेकिन अगर इसके लिए स्पेसिफिक इसके एक्टिवेटर्स होते हैं, इसकी किट्स आती हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो जो किट की परचेजिंग कॉस्ट है वही 8 हज़ार से शुरू करके 20 हज़ार तक की सिर्फ किट की कॉस्ट है। डिफरेंट लेवल्स की हैं, डिफरेंट ग्रेड्स हैं उसके ना, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उसमें, तो ये आ जाता है। फिर ऑब्वियसली अगर डॉक्टर कर रहा है तो उसकी डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ है, तो आपने डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ को पे करना है। अगर आप उस डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ को अवॉइड करके किसी टेक्नीशियन से कराएंगे तो वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन ऑब्वियसली वो उसको सस्ता कर लेंगे। लेकिन अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपना टाइम दे रहा है तो उसके टाइम की और उसकी स्किल के चार्जेस भी होते हैं। ये हम पर तो फिर ये सेशन वेरी बात कर कर रहा रहे हैं, होता है। राइट? जी जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। अच्छा, पीआरपी करवाने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर भी हमें इख्तियार करनी चाहिए? पीआरपी प्रोसीजर जी, जब लिया आपने, PRP। एक तो जब हमने किया है उस टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल प्रिक्स हुए में आपने इंजेक्ट किया है मल्टीपल, तो शुरू के जो 10-12 घंटे हैं, क्योंकि हमने अंदर इंजेक्ट किया पीआरपी, तो उसमें एक्सरसाइज ना करें, उसमें वॉक पे ना चले जाएं, थोड़ा स्वेटिंग को उसको तो अवॉइड कर लें, ताकि उस जगह पे, क्योंकि मल्टीपल प्रिक्स हैं, वहाँ से ब्लड भी थोड़ा सीप आउट हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको इचिंग ना हो, आप वहाँ पे स्क्रैच ना करें, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और 12 आवर्स के बाद शैम्पू कर लें प्रॉपर, ताकि जो ब्लड वहाँ पे ड्राई हुआ था वो आप वॉश ऑफ कर लें। ये तो इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद की एहतियात है। थोड़ी देर के लिए उस जगह का ना मसाज भी करना चाहिए, जेंटल सा बिल्कुल। मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप हर 20-25 मिनट के बाद 2-3 मिनट का एक जेंटल सा मसाज करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और जो आपने पीआरपी हमने अंदर इंजेक्ट की हुई है वो वहाँ से एब्जॉर्ब होने लग जाए, वो ये ना हो कि सीप आउट हो जाए, क्योंकि जो स्कैल्प की स्किन है बड़ी टाइट होती है, हाइड बाउंड है। जैसे चीक है, हम इसको पिंच कर सकते हैं, स्कैल्प की स्किन को हम पिंच नहीं कर सकते, तो वो वहीं पे अंदर बोन और स्किन की डिफरेंट लेयर्स के बीच में हमने पीआरपी डाली हुई होती है, ताकि वो एब्जॉर्ब होके पहुंच जाए फाइनली हेयर फॉलिकल्स तक। राइट। तो यानी उसके बाद फिर हम जैसे नॉर्मल रूटीन में चलते हैं वैसे ही अब अपनी बाकी सब लाइफ कुछ को नॉर्मल है। कंटिन्यू कर जब आपने सकते किया हैं। सिर्फ फर्स्ट 12 आवर्स के लिए थोड़ी सी ये एहतियात है कि स्वेटिंग ना हो, आप स्क्रैच ना करें, चिंग ना करें। अब पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स बेसिकली ब्लड को थिनिंग कर रहे होते हैं, तो उसके साथ फिर वहाँ से ब्लीडिंग होने का चांसेस होंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर पहले हमने ब्लड टेस्ट करके देख लिया हुआ है तो इस रिस्क को अवॉइड कर लेते हैं हम। राइट।